फिर से एक बार स्वागत है इस चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी हमें भेजे हैं ना, उनका नाम अमरेश है। अमरेश ट्रक ड्राइवर हैं। ये जो घटना घटी थी ना, झारखंड की बात थी, 2010 की। तो आइए चलते हैं आज की इस कहानी में, उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम अमरेश है। मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूं। मेरा बड़ा भाई, जिनका नाम है ब्रजेश, वो उम्र में मेरे से 2 साल बड़े हैं, लेकिन कद काठी से, शारीरिक ढांचा से वो हमसे छोटे दिखाई देते हैं। उनका रंग थोड़ा सांवला भी था। हाँ, मेरा जो रंग रूप था ना, वो मेरी माँ पर गया हुआ था। माँ मेरी गोरी थी तो मैं भी गोरा था, लेकिन मैं खूबसूरत था। अब जो मेरे बड़े भाई थे ना, वो सांवला तो जरूर थे, कद काठी में मुझसे कमजोर भी दिखते थे। खैर, अब हम लोग ट्रक चलाया करते थे। ये काम तो हमारे पिताजी पहले किया करते थे, लेकिन अब जब उनकी वृद्धावस्था आ चुकी थी, अब बीमारियों ने घेर रखा था, तो ट्रक का काम हमने उनसे रुकवा दिया कि नहीं, आपने बहुत काम किया, आपने बहुत मेहनत किया, हम लोग को पास पोल करके इतना बड़ा किया, अब ये जिम्मेवारी हम दोनों की है। अब आप आराम से बैठिए, आइए ट्रक चलाने का काम और खेती बाड़ी जो हमारे पास में थी, उसका हम लोग मिल बांट के काम करेंगे। पिताजी का काम यही था कि 10 दरवाजे पर बैठे रहना, देख रेख करना, और उनके पास में कोई विशेष हमने काम दिया नहीं था। माँ तो हमारी पहले ही गुजर चुकी थी, और हम 2 ही भाई थे। एक मेरी बहन थी, वो अपने ससुराल में थी। आखिरकार हमें खाना बनाना, पिताजी का देखभाल करना, दिक्कत परेशानी होने लगी। कभी कभी हम दोनों भाई परेशान हो जाते थे। खाना बनाते समय बड़ा ही दिक्कत महसूस होता था। तब मैं अपने बड़े भाई से कहता था कि भैया, तुम शादी कर लो, भाभी आ जाएगी ना, तो हम लोग का काम आसान हो जाएगा। हम अपने ट्रक भी मज़े से चलाया करेंगे। घर की देखभाल जो भाभी कर लेगी, पिताजी की देखभाल भाभी कर लेगी, हम लोग को टेंशन नहीं रहेगा। ये बात मेरे भाई साहब को जच गई थी। अब शादी का उम्र भी तो हो चुका था, लेकिन अभी हम लोग विचार ही कर रहे थे कि एक पिताजी के पास एक रिश्ता आ चुका था। अब वो रिश्ता जब हम लोग लड़की को देखने के लिए गए ना, तो लड़की तो इतनी खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन रिश्ता रुक सा गया था। जब उन्होंने जाना कि मैं दुल्हा नहीं हूं करके, मैं दुल्हा नहीं हूं, तब उन लोग पर जैसे बिजली सी गिरी थी। वो लोग तो मुझे ही बड़ा समझ रहे थे, और जब हमने बोला कि नहीं, मैं तो छोटा हूं, ये मेरे बड़े भैया हैं, ये शादी का रिश्ता तो इनसे ही करना है। एक बार उस घर में सन्नाटा सा पसर गया था, सब कोई चुपचाप हो गया था। आखिरकार अब बात आगे बढ़ी। पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी सुंदर सी बेटी को इस लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती, क्योंकि जोड़ी मिल नहीं रही है। हाँ, तुम्हारे साथ यानी मेरे साथ में वो शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसा संभव कैसे हो सकता था? मेरा बड़ा भाई जब तक शादी ना करे तो छोटा का कैसे शादी हो सकता है? ये हमारे में प्रथा है, हम इस प्रथे के खिलाफ जा नहीं सकते। आखिरकार इस चीज पर बहस काफी चला। हमने और जो हमारे हित मित्र गए थे लड़की देखने के लिए, सब ने समझाया कि देखिए, लड़के में कोई कमी नहीं है। हाँ, लड़का थोड़ा सांवले रंग का है, अपने भाई से मिलता जुलता है, देखो चेहरा, दूर से देखने में दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, बस रंग रूप का थोड़ा सा फर्क है, और कोई विशेष तो है नहीं, थोड़ा सा ये कद में छोटा है। अब ट्रक चलाने का काम करते हैं, खाने पीने में लापरवाही होती है, घर में कोई खाना बनाने वाला भी तो नहीं है, इसलिए शारीरिक कमजोरी है, और कोई बात नहीं है। जब आपकी बिटिया घर में जाएगी तो देखना यही लड़का कितना अच्छा दिखेगा। खैर, जो हमारे सगे संबंधी रहे, उन्होंने बहुत लड़की वालों को समझाया,
लड़की तो मैं देख रहा था कि वो घूर घूर कर मुझे ही देख रही थी। मैं उसका जो नज़रिया था ना, मैं देख करके थोड़ा हैरान रह गया था। उसकी नज़र घूम फिर करके आके मेरे ऊपर ही टिक जाती थी। वो जैसे मन ही मन मुझे अपना पति घोषित कर लिया हो। लेकिन बात मेरे से तो नहीं बननी थी। आखिरकार वो मेरी भाभी बनने वाली थी। खैर, जैसे तैसे समझा बुझा करके अब शादी तय कर दिया गया। शादी भी हुई, भाभी आ भी चुकी थी। अब जैसे हमारे घर में रौनक सी आ गई थी। अब हर चीज़ अपनी जगह पर साफ सुथरा ढंग से मिलता। जब हम दोनों भाई ट्रक चला के आते तो भोजन भी मिलता। सब कुछ नियमित रूप से चलने लगा था और हम दोनों भाई बहुत खुश रहते थे। हाँ, शादी के वक्त मैं अपने भाई को ट्रक पर लेकर नहीं जाता था। पूरा 15 दिन मैं खुद ही अकेले ट्रक चलाने का काम करता था। आज जब मैं 2 दिन 3 दिन पर लौटता था तो मैं अपने भाभी को, अपने भैया का खुश देख करके और मैं भी खुश हो जाता था। मेरे पिताजी भी अब तंदुरुस्त दिख रहे थे। समय पर जो खाना पीना मिल रहा था, अब उनका व्यवहार भी मुझे अब अच्छा लग रहा था। मुस्कुरा रहे थे, नहीं तो पहले उदास रहा करते थे। ये सब हमारे घर में बदलाव हो चुका था। अब मैं तो बहुत ही खुश था भाभी को पा करके, और वो भी सुंदर भाभी। खैर, 15 दिन के बाद अब मैं जब थकान मुझे ज़्यादा होने लगी रात दिन ट्रक चला करके, अब 15 दिन तो भैया घर में आराम कर लिए थे। और इसके बाद मेरे भाई साहब कहने लगे कि अमरेश, अब तू आराम कर, 2-3 दिन आराम कर, अब मैं अब ट्रक लेके जाता हूँ। और इसके बाद हम दोनों भाई फिर से दोबारा से ट्रक पर काम किया करेंगे जैसा हम पहले करते थे। मैं अब मान चुका था, शरीर में थकान भी हो चुकी थी, मुझे भी आराम करने की ज़रूरत थी। और इसके बाद मेरे बड़े भाई ट्रक लेके चले गए थे। मैं घर में अपने पिता के साथ, अपनी भाभी के साथ अब खाना पीना, खाना और आराम करना, यही तो मेरा काम रह गया था। कमरे अलग अलग थे हम दोनों भाई के, मेरे पिता का भी अलग था। हमारे घर में 4 कमरे थे। एक गेस्ट के लिए हमने बना रखा था, लेकिन गेस्ट हमारे घर में मेरी बहन के अलावा कोई और आता ही नहीं था। खैर, शादी के बाद मेरी बहन भी अब अपने घर चली गई थी, वो भी कमरा खाली हो गया था। पिताजी अपने कमरे में रहते थे, अब मैं अपने कमरा में अब आराम करता था। भाभी जब खाना बन जाता था तो आवाज़ मारती थी, आ जाइए, खाना बन चुका है। इसके बाद मैं पिताजी को बुलाता था, दोनों मिल बैठ करके अब भोजन करते थे। वाकई में भाभी का हाथ का बना हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता था। वैसे खाना हमने बहुत कम ही खाया था। हाँ, मैं भाभी का तारीफ भी करता था कि देखिए भाभी, आपके आने से हमारा घर अब स्वर्ग जैसा हो चुका है। अब भाभी मुस्कुरा देती थी। वो रात में कभी भूलता नहीं हूँ जो उस घटना का पहली बार शुरुआत हुआ था। मेरे पिताजी अपने कमरे में सोए हुए थे। मैं उनको टाइम पर दवा भी खिला चुका था, अब वो आराम से सो चुके थे। मेरी जो आदत थी ना, मैं कुछ पढ़ता था, नावल वगैरह पढ़ने का मैं शौकीन था। तो जब तक मैं नावल ना पढ़ूँ ना, तब तक मुझे नींद नहीं आती थी। रात का करीब 11 बज रहा था, मैं एक नावल लेकर के अब पढ़ रहा था। बस थोड़ा सा ही कहानी बची हुई थी। मैं दरवाज़ा कभी अंदर से बंद नहीं करता था, और आज भी हमारा दरवाज़ा खुला ही था। बस मैं दरवाजे को भेड़ रखा था। सर्दी का टाइम था कि ठंडी ठंडी हवा हमारे कमरे में ना आए, बस यही कारण था। रजाई में दुबके हुए और टेबल लैंप जल रहा था, उसी की रोशनी में मैं नावल को पढ़ रहा था। अचानक मेरा घर का रूम का दरवाज़ा खुल गया। जब दरवाज़ा खुला ना, तो मैं समझा कि शायद तेज हवा का झोंका आया होगा और दरवाज़ा खुल गया है। लेकिन जब मैं दरवाजे पर गौर किया ना, तो मुझे वहाँ पर किसी का होने का एहसास हुआ। मैं जब ध्यान से देखा ना, तब मुझे पता चला कि अरे
ये तो मेरी भाभी है। मैं भाभी को जब दरवाजे पर अपना खड़े देखा ना, तो थोड़ा चौंक सा गया। अब तब तक भाभी कमरे के अंदर दाखिल हो गई थी। पाजेब की आवाज़ अब सुनाई पड़ रही थी। जब चलती थी तो पाजेब की आवाज़ बजती थी। वो मेरे पास, मेरे पलंग के पास में आकर के खड़ी हो गई। अब मेरी तरफ अब घूर करके देखने लगी। उनका चेहरा जैसे सुर्ख लाल हुआ पड़ा था, बाल खुले हुए थे। मैं इनका जो ये रूप देखा ना, तो मैं थोड़ा सख्ती में आ गया था कि अचानक भाभी को क्या हो गया, कोई तकलीफ तो नहीं है। और मैं उपन्यास को जो पढ़ रहा था उसको बंद कर दिया। अब भाभी की तरफ मैं नजरें करके पूछ ही बैठा कि भाभी क्या बात है भाभी, आप इस वक्त मेरे कमरे में, तबीयत तो ठीक है ना? आइए, अपना हाल कैसे बना रखा है, बाल खुले हुए हैं, चेहरा पर यह रंग क्यों उड़ा हुआ है, लाल लाल सा चेहरा दिखाई दे रहा है। भाभी तो मेरी तरफ देखती जा रही थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। मैं बड़ा अचंभे में था कि ऐसा ये बर्ताव क्यों कर रही है, क्या हो गया इन पर, ऐसा ये अपना रूप क्यों धर रखा है। क्योंकि मैं हमेशा उनको पल्लू में देखता था, बाल बंधे हुए रहते थे, लेकिन आज बाल बिखरा हुआ था, पल्लू तो जैसे था ही नहीं सर पर। अब मैं उस पोजीशन में उनको देख करके एकदम दंग सा रह गया था। मैं बार बार पूछ रहा था, भाभी हुआ क्या, कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ ना, कोई तकलीफ है तो बताओ। लेकिन भाभी कहाँ बोल रही थी, चुपचाप आकर मेरे पलंग के पास और मुझे घूर रही थी। एक ठंडी सी आहें भर रही थी, सांसों की आवाज मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैं कुछ समझ में नहीं पा रहा था कि अचानक भाभी को क्या हुआ। इस टाइम तो भैया भी नहीं है, पिताजी सो गए हैं, तो अब मैं क्या करूं। मैं भाभी को अब बोला, भाभी, मैं उठ के खड़ा हो चुका था पलंग से। अब भाभी का हाथ पकड़ के बोला, भाभी बैठो, आप कुछ समस्या है तो मुझे बताओ। भाभी भी पलंग पर तो बैठ गई, लेकिन अभी भी मुझे घूर करके देख रही थी। ना तो चेहरे पर ऐसा कोई मुस्कान दिख रहा था, चेहरे पर कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ था जब मैंने बिठाया था। जैसा चेहरा पहले था, अब वैसे ही चेहरा अभी भी दिखाई दे रहा था, और निरंतर मुझे घूर रही थी। मैं उनसे बार बार आग्रह करता कि भाभी कुछ तो बताओ, हुआ क्या, हुआ क्या, आपकी तबीयत खराब है, कुछ बात है तो भी बताओ ना। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैं सोचा कि पहले पानी पिला दूं, तो मेरे पास पानी का साधन था। मैं गिलास में पानी निकाल कर उनको दिया, लेकिन उन्होंने पानी पिया नहीं। वो पानी मुझे बोली कि बस, बोली नहीं, बस ऐसे हाथ से टेल दिया, मतलब नहीं पीना है। मैं कुछ समझ पाता, और तब तक भाभी का दोनों हाथ मेरे गले पर आ चुका था, और ऐसा हाथ जकड़ा ना कि मैं एक तरह से कांप ही गया था। मैं बस यही बोला, भाभी ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो तुम, कुछ लोक लाज भी है आपको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आप अपने कमरे में जाओ। मैं धीरे से डांटता हुआ उनको कहने लगा, लेकिन जैसे वो अपना सुध बुध खो बैठी थी, जैसे उनको दिन दुनिया का कोई लाज शर्म हो ही ना हो। बस मेरे आंखों में घूर घूर कर देख रही थी, लंबी सी सांस चल रही थी, और अपनी बाहों में मुझे एक तरह से जकड़ लिया था। मैं बार बार उस बंधन को छुड़ाने की कोशिश करता था, धीरे से बोलता था कि कोई मेरी आवाज सुन ना पाए। मुझे अब इस बात का फिक्र था, पिताजी चलो गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन पड़ोसी भी तो थे, हमारा घर सटा हुआ था। अब मैं बड़ा एक तरह से उस समय में विपत्ति में फंसा हुआ था। ये भाभी के साथ में क्या हुआ था, ऐसे मेरे साथ में क्यों बर्ताव कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं भाभी को छुड़ाने लगा, लेकिन जितना मैं छुड़ाने की कोशिश करता ना, भाभी का शिकंजा, बाहों का शिकंजा उतना ही मेरे गले पर कसता जा रहा था। और अचानक अब मैं क्या कर सकता था, उन्होंने मेरे ही पलंग पर मुझे खींच लिया था। मैं अब इससे आगे कुछ बता ही नहीं पाऊंगा। ना जाने मेरे ऊपर में ऐसा क्या हुआ था
कि मैं जैसे सब कुछ मैं मर्यादा को भूलता चला गया। मुझे होश ही नहीं था कि मैं भाभी है ये मेरी, अब मैं उनका देवर हूँ। और उनको भी तो होश नहीं था कि मैं ये कर क्या रही हैं। उनको तो अपने कमरे में रहना चाहिए था, लेकिन वो मेरे कमरे में जानबूझ करके आई थी। ऐसा उन्होंने क्यों किया था मुझे कुछ भी मालूम नहीं। वास्तव में ये सब जो घटना मेरे साथ में घटी थी ना, मैं अब एक तरह से कुछ समझ भी नहीं पाया था। खैर, ये सब होने के बाद मैं अपने आप को जैसे होश में अब आया था। और होश में आया ना तो आत्मग्लानि हो रही थी। अब भाभी को जैसे कोई परवाह ही नहीं था। वो मेरे पलंग से वो उतरी और उसी चाल से दरवाजा में बाहर निकल चुकी थी। पाजेब की आवाज़ बजती जा रही थी। अब फिर अपने कमरे के अंदर पहुंच गई थी। उन्होंने दरवाज़ा अपना जैसे बंद कर दिया हो या भेड़ कर दिया। वो तो अपने कमरे में जाकर के सो गई, ना जाने क्या कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। ये जो चीज़ मेरे साथ में हुई थी ना, मैं इसको सहन नहीं कर पा रहा था। ये कैसे हो गया मैं खुद भी नहीं जान रहा था। मैं तो भाभी को समझा रहा था, लेकिन अचानक मेरे अब ऐसा क्या हुआ, मैं मदहोशी की हालत में पहुंच गया था। और इसके बाद जो भाभी चाहती थी और वही चीज़ मैं करने लगा था, जो कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। वास्तव में मैं सारी रात पश्चाताप में डूबा रहा कि भैया सुनेंगे, अगर उनको मालूम होगा तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अगर किसी को बारे में ये सब पता चलेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं सारी रात जब तक सुबह न हुई, कभी मैं आंसू बहाता था, चुपचाप आंसू बहाता रहता था। ऐसी बात को सोचता रहता था कि भाभी ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। मैं मानता था कि भैया को ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। वो मुझे जब मैं शुरू में देखने गया था ना, तभी उनकी नज़रें मेरे ऊपर में टिकी हुई थी। तो क्या ये उनका चाहत थी जो मेरे प्रति आकर्षण में बंधी हुई थी। लेकिन जो भी था, अब तो शादीशुदा थी, अब मेरी भैया की पत्नी थी, यानी मेरी भाभी थी। ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब ये सब हो चुका था। मैं पश्चाताप में सुबह तक ऐसे ही। इसके बाद भाभी अब रोज़ की तरह अपना खाना नाश्ता बनाने में अब जुट चुकी थी। मैं जब बाहर निकला ना, तो एक नज़र में भाभी को देखा जो घर के चूल्हा पर काम कर रही थी। एक नज़र मेरी तरफ जब मैं उनको दिखाई दिया ना, तो अब मेरी तरफ देखी, अब मुस्कुरा के कही, नींद टूट गया देवर जी, जाग गए। मैं जब उनकी आवाज़ और चेहरे पर सब कुछ प्रसन्नता देखा ना, तो मैं खुद हैरान था। ये वही भाभी थी रात वाली, और ये सुबह की भाभी एकदम अलग है। मैं समझ नहीं पाया था। मैं तो अपनी नजरें एकदम झुका लिया था। भाभी से मैं आंख नहीं मिला पा रहा था, इतना मैं शर्मिंदा हुआ पड़ा था। पिताजी भी जाग चुके थे और सुबह सुबह उनको काली चाय पीने की आदत थी, और मेरा नाम लेकर के पुकारने लगे, अमरेश बेटा देख, भाभी चाय तेरी बना दी है तो लेके आ जा। लेकिन भाभी अभी चूल्हा को स्टार्ट ही किया था, और मैं अब लौट आया था नजरें झुकाए हुए, और कहने लगे, भाभी पिताजी को अब काली चाय चाहिए, जल्दी से बना दो। भाभी मुस्कुरा के कहने लगी, हाँ हाँ देवर जी, बस 5 मिनट में मैं तैयार कर देती हूँ, और फिर आप आ जाना। मैं उनकी ये सब बातें देख करके एकदम हैरान था कि रात मेरी भाभी एकदम बदली हुई थी, और आज सुबह में बिल्कुल जैसे कोई उन पर अब कोई लाज, कोई ऐसा कुछ हया, अब सब कुछ भूल चुकी है। जैसे कुछ रात में हुआ था उनको पता भी नहीं है। वो रात वाली भाभी तो हो ही नहीं सकती। खैर, मैं इसी चीज़ में दिन भर उलझा रहा, और मैं बाहर निकल चुका था। घर में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। खेतों में आ चुका था अपना। अब मैं सारा दिन अपने खेत में इधर उधर घूमता रहा, समय व्यतीत करता रहा। दोपहर में मुझे भूख भी लगी थी, लेकिन मैं घर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मुझे न जाने
घर जाने में डर सा लग रहा था। और आखिरकार मैं शाम को ही अब घर लौटा। घर लौटा तो भाभी अब पिताजी जैसे इंतजार ही कर रहे थे। कहाँ रह गया था? मेरे पिताजी की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं बोला मैं खेतों की तरफ निकल गया था। दोपहर में तूने खाना भी नहीं खाया? मैंने बोला हाँ, भूख ही नहीं लगी थी। चलो, तेरी भाभी ने गरम गरम पराठे बनाया हुआ है, आज चल, मुझे भी भूख लगी है, हम दोनों मिल करके बैठ कर खाते हैं। वास्तव में पिताजी मुझे फोर्स करने लगे और तब मैं उनका साथ दिया था। गरम गरम पराठे तो खा रहा था, लेकिन आज वो स्वाद मेरे गले में सही नहीं लग रहा था। मैं लगातार उसी चीज़ को सोच रहा था कि भाभी को क्या हो गया था अचानक। इन्होंने ऐसा मेरे साथ में क्यों किया? इनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। लेकिन अब दिन के टाइम में बिल्कुल बदली बदली सी लगती थी। ऐसा इन्होंने कैसे कर लिया? रात की भाभी कुछ अलग दिखाई दे रही थी और दिन की भाभी कुछ अलग। इस बार मैं बिल्कुल खाना खाते हुए और जब उनको बार बार अब चोरी नज़र से देखता था तो मुझे जरा भी प्रतीत नहीं होता था कि वो रात वाली भाभी है। उनका सर पर पल्लू था, बाल बंधे हुए थे, चेहरे पर एक अजीब सी आकर्षण था और वो रात के टाइम में नहीं था। रात में चेहरा उनका सुर्ख लाल हुआ पड़ा था, आंखें बड़ी बड़ी हुई पड़ी थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर एक अजीब सी वो लालीपन लिया हुआ था और सर पर पल्लू भी नहीं था, बाल खुले हवा में लहरा रहे थे। ये सबसे बड़ा परिवर्तन था। खैर, मैं सोचा कि चलो अब जो हो चुका है अब इसको भूल ही जाना बेहतर है। लेकिन आज मैं सतर्क रहूँगा। मैं अपना दरवाज़ा ज़रूर बंद करके सिटकनी लगा के सोऊंगा। और वैसा ही मैं किया था। जब मैं अब 10 बज चुका था ना, पिताजी भी अब दवा खिला दिया था और वो भी सो चुके थे। और तब मैं अपने कमरे में आया। मैं देखा भाभी का दरवाज़ा बंद हो चुका था और भाभी शायद सो भी चुकी थी। अब फिर मैं अपने कमरे में आ चुका था। वैसे मैं कभी सिटकनी अंदर से नहीं लगाता था, लेकिन आज पहली रात थी जो मैं अंदर से सिटकनी लगा दिया था। और वो सिटकनी लगाने के बाद मुझे थोड़ा राहत महसूस हो रही थी। मैं पलंग पर आकर के और नावल जो बचा कुचा था उस रात का हिस्सा जो मैं पढ़ नहीं पाया था और उसको मैं दोबारा से स्टार्ट कर दिया था। मेरे मन में रात की वही घटनाएं चल रही थी। मेरा ध्यान अब उपन्यास पर न होकर के अब मैं उस घटना में खो जाता था। और कब मुझे नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। पता चला ना जब मुझे कोई स्पर्श कर रहा था। वो स्पर्श में अब एक तरह से महसूस किया ना तो मेरी आंखें खुल गई। मुझे लगा कि मेरे साथ में कोई सपना चल रहा है, कोई ड्रीम में हूं मैं। लेकिन जब स्पर्श का कुछ एहसास विशेष होने लगा ना, तब मेरी आंखें खुल चुकी थी। आज जब मैंने देखा ना आंखें खोल करके तो मैं देखता ही रह गया था। कल वाला रूप जो मेरी भाभी की थी आज भी वही था। सर पर पल्लू नहीं था, बाल खुले हुए, चेहरा बिल्कुल लाल हुआ पड़ा था, आंखें बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। अब सांसें उनकी तेज चल रही थी। अब मेरे पलंग पर आकर मुझसे लिपटी हुई, अब मुझे अब जगह जगह से स्पर्श कर रही थी। दरवाजा तो मैंने सिटकनी लगा रखी थी, तो ये कैसे हो गया? दरवाजा कैसे खुल चुका था? मैं अपने आप को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन जब भाभी से मैं छुड़ा नहीं पाया। वो अचानक मेरी जब आंखों में देखा ना तो मैं उस आंखों में खोता हुआ चला, खोता ही मतलब उस आंखों की गहराई में डूबता चला गया था। अब फिर मैं एक मदहोशी के सागर में डूब रहा था। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था, बस सूझ रहा था कि मेरे सामने मेरी हुर की परी है और मैं उसका राजकुमार हूं। बस यही सोच रहा था। जब सब कुछ बीत गया और तब मैं जैसे नींद से जागा हूं, और मैं जब अपनी आंखें खोला ना तो यही देख रहा हूं कि भाभी
मेरे बिस्तर से उठ करके और वो दरवाज़ा खोल करके अब अपने कमरे की तरफ जा रही है। पाजेब की आवाज़ बजती हुई जा रही है, छन 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 छन। मैं सही मायने में इतना डरा कभी जिंदगी में नहीं था। मैं दरवाज़ा अंदर से लॉक किए हुए था। ये दरवाज़ा कैसे खुल गया? आइए, भाभी को क्या हो गया रात के टाइम में? ये कैसा रूप धारण करती है? आइए, फिर उन्होंने मेरे साथ में ऐसा ही किया जो उस रात को किया था। ये मेरे लिए बहुत डरावना पल था। मैं डर में इतना अब डूबा हुआ था ना कि मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे इस घर में अब रहना ही नहीं चाहिए, नहीं तो ये भाभी का खेल मेरे साथ में होता रहेगा। लेकिन मैं जाऊं तो जाऊं कहां पर? अगर मैं अपने गांव में दोस्तों के पास जाता हूं रात बिताने के लिए तो मुझसे सवाल पर सवाल पूछेंगे कि तू अपना घर छोड़ करके क्यों आया हुआ है? तब मैं क्या बताऊंगा? पिताजी को मैं कुछ भी नहीं बता सकता था, ना अपने भैया को कुछ बता सकता था। तो मैं करूं तो क्या करूं? बस मैं यही सोच में पड़ा रहा रात भर। आज ना जाने कैसी रात बीती, मैं तो सो ही नहीं पाया था। आखिरकार जब सुबह के 4 बजे ना तब मुझे नींद आ चुकी थी। इसके बाद भाभी ही मुझे उठा रही थी कि पिताजी बुला रहे हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, खांस रहे हैं। जब मैं भाभी को अपने नजदीक पाया ना तो वो रात वाली भाभी नहीं थी। चेहरे पर सदा की तरह खिला हुआ चेहरा था, सर पर पल्लू था, आंखें नीचे झुकी हुई थी, जैसे रात वाली भाभी बिल्कुल बदल चुकी थी। अब मुझे कह रही थी कि देवर जी, पिताजी बुला रहे हैं ना, उनका खांसी अचानक बढ़ गया है, वो दवा कह रहे हैं। मैं जब भाभी का सुबह का चेहरा देखा ना तो मैं दंग रह गया था कि आखिर ये कौन है भाई? रात में कुछ और हो जाती है और दिन में एकदम मेरी वही वाली भाभी बन जाती है। ये खेल क्या है? लेकिन मैं शर्म से ये बात किससे बताऊं, किसको कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार मैं अपने बिस्तर से उठ करके पिताजी के पास पहुंचा। वो वाकई में खांस रहे थे। खांसते खांसते कहने लगे, अमरीश बेटा, वो जो खांसी की दवा लाया था ना, बैज जी वाला, वो देख तूने शीशी कहाँ रखा हुआ है। मैं ढूंढ लिया, मिल नहीं रहा। मुझे पता था कि पिताजी भूल जाती थी रख करके, और वो दवा मुझे उनके थैले में मिल गई। मैं दवा का खुराक देके कहने लगा कि पिताजी ये रही, ये आपके सामने रहेगी। अब आपने खा लिया ना दोपहर में खाना, आप फिर रात को खाना, और 3 खुराक में बिल्कुल खांसी आपकी आराम हो जाएगी। लेकिन अब मैं सोच में पड़ा हुआ था। दवा देने के बाद में भाभी भी आ रही थी, मेरे पास में खड़ी होती थी, और जरा भी उनको लाज शर्म ऐसा कुछ लगता ही नहीं था कि वो रात वाली भाभी है जो मेरे साथ में वो रात में अलग खेल खेलती थी और दिन में बिल्कुल बदल जाती थी। अब तीसरा रात था, और तीसरा रात भी मेरे साथ कुछ ऐसे ही हुआ था जो पिछली रात में होता है था। वैसे ही उनका रूप बदला हुआ, बिल्कुल सर के बाल खुले हुए और आंखें बड़ी बड़ी, जैसे मैंने पिछली रात में 2 रातों में देखा था। इस बार मैंने दरवाज़ा भी बंद नहीं किया था। चलो, जो होगा देखा जाएगा। अब एक तरह से मैं अपने आप को संभाल लिया था कि इस बार में जब भाभी आएगी ना तो मैं इसका विरोध करूंगा। लेकिन मैं विरोध कर ही नहीं पाया। जैसे ही मैं भाभी को देखा ना और उनसे आंखें मिली ना तो मैं उस आंखों की गहराई में डूबता हुआ चला गया था। और जब मुझे सुबह में होश आया ना कि मैं फिर वही गलती कर बैठा, और तब मुझे पश्चाताप होने लगा था। और तब मुझे समझ में आया कि अमरेश, इस चीज़ों से बचना चाहता है ना तो तू घर से बाहर निकल। भैया आज ज़रूर आएंगे, इसके बाद मैं ट्रक में चला जाऊंगा, इस बार बहुत लंबा सफ़र करूंगा। भैया तो घर में रहेंगे। भैया से मैं अब कैसे आंख मिलाऊंगा, इसी बारे में सोच रहा था। और वही हुआ। शाम के टाइम में भैया ट्रक लेके पहुंच गए थे। आप मुझसे पूछने लगे कि खेत बधार में गया था,
देखा फसल कैसी है, मैं सब बताने लगा कि हाँ भैया सब कुछ सही है। मेरे मुंह से अब बिल्कुल जो आवाज़ पहले निकलती थी वो निकल नहीं पा रही थी। हाँ, तब भैया शायद समझ गए थे कि कुछ मैं छुपा रहा हूँ। आखिर मेरे बड़े भाई थे और कहने लगे, छोटे तो कुछ कहना चाहता है क्या? अब उस जगह मैं थोड़ा घबरा गया था। हाँ, मैं अपने आप को संभाल लिया था कि नहीं भैया ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। भैया अब दो चार बार मेरे से ज़रूर जिक्र किए कि ज़रूर कुछ लग रहा है कि कुछ मुझे बताना चाहता है। बता दे भाई। मैं कहने लगा, भैया कोई विशेष बात नहीं है, बस ऐसी ही बात है। मैं टाल गया था बात को। भाभी भी वहाँ थी, सब कुछ चल रहा था। अब फिर मैं भैया से कहने लगा कि भैया अब आप आ गए हो, अब मैं अब ट्रक लेकर निकलता हूँ। भैया चाबी मुझे पकड़ा चुके थे। अब मैं पिताजी से मिल कर के कि मैं अब ट्रक लेके जा रहा हूँ, लौटूंगा अब 3 दिन 4 दिन पर या हफ्ता भी हो सकता है। तब तक अपना सेहत का ख्याल रखिएगा। अब भैया से टाइम टाइम पर दवा ज़रूर आप बोल लीजिएगा, भैया आपको देते रहेंगे, भाभी देती रहेंगी। इसके बाद मैं निकल चुका था। मैं अपना ट्रक लेकर के अब शहर की तरफ निकल गया था। अब रात भर मैं सफ़र में था। सुबह मैं शहर पहुंचा ट्रांसपोर्ट ऑफिस में और वहाँ से मुझे अब माल भी मिल चुका था। लंबा जर्नी था और उस लंबा जर्नी में मैं यही सब सोचता रहा था कि भाभी के साथ ये सब कैसे हुआ, ये कैसे उनका रात में परिवर्तन हो जाता था और दिन में एक मामूली सी जैसे हो जाती थी, सब जैसे कुछ उनके साथ में हुआ ही ना हो। ये क्या हो रहा था उनके साथ में? मैं इसी बारे में ज़्यादातर अपने सफ़र में सोचता रहता था और आखिरकार रात के टाइम एक ढाबे पर मैं भोजन करने के लिए रुका था और मेरे मन में तो इस तरह के ख्याल ही चल रही थी। और वहाँ पर अन्य ट्रक ड्राइवर भी थे, वो भी भोजन कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे और चर्चा चल पड़ी थी भूत प्रेत की। उस जगह पर एक ड्राइवर जो थे अधेड़ थे और वही बता रहे थे कि देखो भूत प्रेत होता है ना, भूतनी होती है, आत्माएं जो होती है ना, किसी के शरीर में प्रवेश कर सकती है और जो चाहे वो कर सकती है। मैं जब ये सब सुना ना तो मेरा थोड़ा आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अब मैं सोच में डूब गया कि कहीं भाभी के ऊपर में कोई भूतनी का साया तो नहीं आ चुका है, कोई आत्मा उनके अंदर तो नहीं समा गई है कि भाभी ऐसा नहीं कर सकती थी। और उनका जो रूप बदला हुआ था रात के टाइम में वो अलग ही नज़र आती थी। और जब ये मैं कहानी सुना ना उस ट्रक ड्राइवर के मुंह से, तो मैं अब उस ट्रक ड्राइवर से पूछने लगा कि वास्तव में उस्ताद जी ये जो आप बात बता रहे थे ये वास्तव में सच होता है क्या? और तब वो ट्रक ड्राइवर कहने लगा, हाँ भाई ये मेरे साथ भी घटी है। मैं जब खुलकर तो नहीं बोल रहा था और तब मैं किसी अपने दोस्त का हवाला दे करके बताया कि देखिए मेरे एक दोस्त के साथ में ऐसा घटना घटी है, उसके भाभी के साथ में। भाभी तो दिन में बिल्कुल सही रहती है, लेकिन जैसे ही रात होता है ना वो उसका रंग रूप अलग हो जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अब चेहरे पर एक लाल लाल सा आभा दिखाई देता है और वो लंबी लंबी सांस लेती रहती है और सर पर पल्लू भी नहीं डालती है। और वो जो मेरा दोस्त उसकी आंखों में देखता है ना तो उसकी आंखों में जैसे खोस आ जाता है और फिर अपने आप को संभाल नहीं पाता है। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? भाभी या जानबूझ कर ऐसे कर रही है या फिर जैसे आप बता रहे थे ऐसा कोई चक्कर तो नहीं है। वो ट्रक ड्राइवर मेरी तरफ घूर कर देखने लगे, कहने लगे कि क्या ये वास्तव में तुम्हारे दोस्त के साथ में घटी घटना है? मैं थोड़ा शक पका गया था कि कहीं उनको संदेह तो नहीं हुआ कि घटना मेरे साथ में घटी हो। और तब मैं नज़रें नीचे करके कहने लगा कि हाँ जी मेरे दोस्त के साथ में घटी घटना है, ये सच्ची घटना है, मेरे दोस्त ने मुझे बताया। और तब वो कहने लगे कि हाँ भाई ये बिल्कुल हो सकता है, तुम्हारी जो दोस्त है ना अब उसके जो भाभी है हो सकता है कि उस पर कोई शक्ति आ गई हो और वो ऐसा ही कर रही हो जैसे तुम बता रही हो।
तब मैं कहने लगा कि इसका इलाज क्या हो सकता है उससे बचने के लिए। और तब वो ट्रक ड्राइवर बताने लगा, जो अधेड़ व्यक्ति था, कि देखो इसका इलाज तो ओझा तांत्रिक ही कर सकता है। अब इसमें आम आदमी का कोई रोल तो नहीं है, कोई इसमें दवा दारू भी तो काम नहीं करता। जरूर तुम्हारे दोस्त को अब उस अपनी भाभी को किसी तांत्रिक के पास ले जाना चाहिए, और तभी ये विपदा उसके साथ में खत्म हो सकती है, नहीं तो ये बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। मैं जब ये बात सुना ना, तो मैं ज़्यादा ही सोच में डूब चुका था। और वो ट्रक ड्राइवर जो अधेड़ व्यक्ति था अभी भी मुझे घूर घूर कर देख रहा था। हालांकि कई लोगों से बातचीत हो रहा था, लेकिन उसकी नज़रें आकर के मेरे ऊपर में लंबी समय तक टिक जाती थी। आज जब मेरी आंख मिलती थी ना, तो मैं थोड़ा सा अपनी नज़रें झुका लेता था। शायद उसको शक हो चुका था कि ये घटना मेरे साथ में घटी है। आखिरकार वो मुझे इशारे से बुलाया कि उठो, तुम्हें अकेले में कुछ बात करनी है। मैं थोड़ा शक पका गया था, डर भी गया था कि आखिर ये मुझसे क्या अकेले में बात करना चाहता है। लेकिन ना चाहते हुए भी मैं उसके साथ एकांत में चला गया। वो ट्यूबवेल की टंकी थी जहाँ पर पानी इकट्ठा होता था, और जहाँ पर हम ट्रक ड्राइवर अपने कपड़े लत्ता धोया करते थे और नहाते भी थे। और उसी ट्यूबवेल की अब हौज पर, टैंक पर हम दोनों आकर के बैठ चुके थे। अब रात का टाइम था, वहाँ भी लाइट जल रही थी, और हमें पास में बिठा करके मेरी आंखों में देखने लगा और कहने लगा कि दोस्त, तुम कुछ बातें छिपा रहे हो। मैं बोला कि मैं कोई बात नहीं छिपाया, जो बात थी, सत्य घटना थी, मैं आपको बताया। और तब वो मुस्कुरा के ड्राइवर कहने लगा कि दोस्त, मुझसे तो ये बात छिपाओ मत, ये घटना तुम्हारे साथ में घटी है, इतना तो मैं जान चुका हूँ। अब तुम छिपाओ मत, जो भी बात है ना मुझे खोल करके बताओ, और तब मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। ड्राइवर ने जो बात बोली ना, जो अधेड़ ड्राइवर था, अब वाकई में मुझे रोना आ चुका था। मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे थे, और तब वो मेरे सर पर हाथ फेर के कहने लगा, अरे दोस्त, डरो मत, रो मत, सब कुछ मैं सही कर दूंगा अगर तुम सत्य बताओगे तब। मुझे तो वो विश्वास दिलाने लगा था। अब फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। पूरा का पूरा घटना मैं सच में बता दिया था कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में सब कुछ हुआ था 3 रातों में। और तब मैं अपना ट्रक लेकर निकला हूँ। वो ड्राइवर, अधेड़ ड्राइवर, मेरे को अब दिलासा दे रहा था कि देखो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अब कुछ टाइम देना पड़ेगा। तो क्या तुम टाइम दे पाओगे? मैंने बोला हाँ हाँ, क्यों नहीं दे पाएंगे। और तब वो कहने लगा कि देखो, मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊंगा, और वो मंत्र का तुम्हें एकांत में जाप करना है, और वो मंत्र को एक तरह से तुम्हें सिद्ध करना है। अगर तुम वो मंत्र को सिद्ध कर लिए ना, तब तुम्हारे पास में एक विशेष शक्ति आ जाएगी, और वो शक्ति तुम्हारे पास में आ जाएगी ना, तब तुम उस शक्ति से सब कुछ करवा सकते हो। जो भाभी के शरीर में कोई भी दुष्ट आत्मा प्रवेश कर चुकी है ना, तो उस आत्मा को तुम उससे अलग कर सकते हो। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? मैं जब सुना ना कि मुझे अब उस मंत्र शक्ति का उपासना करना है, साधना करना है, तो मैं थोड़ा सा सहम सा गया था। और तब वो हंस के कहने, अरे डरो मत, डरो मत, साधारण सा मंत्र है, लेकिन साधारण मंत्र होते भी इसमें शक्ति अपार है। ये मंत्र है ना, वो शक्ति है, तुम्हारा हमेशा भला करेगी। मैं अब मान चुका था कि ठीक है, आप मुझे मंत्र दे दीजिए और इसका विधि विधान मुझे बता दीजिए। और तब वो मंत्र को लिख करके अब मुझे दे दिया कि संभालो इस मंत्र को। अब पूरा वो विधान मुझे बताने लगा कि एक माला लेकर के और तुम्हें सुनसान जगह पर, ऐसे तो ये सिद्ध किया जाता है शमशान में, लेकिन डरने की बात नहीं है। अगर तुम शमशान नहीं जा सकते हो ना, तो किसी एकांत जगह पर आधी रात के वक्त में तुम
इस साधना को कर सकते हो। हाँ, ये साधना जब तुम्हारी पूरी हो जाएगी ना, तब तुम्हें वो शक्ति का महसूस होगा। मैं पूछने लगा कि ये कब तक होगा। तब वो पूरा विवरण बताया कि हो सकता है कि 1 हफ्ता भी लगे, लेकिन ये नियमित करना पड़ेगा। अब तो तुम ट्रक चालक हो और रात का टाइम में तो तुम्हें मिल ही जाता है, तो रात के टाइम में कहीं एकांत में अपना ट्रक खड़ा करो और एकांत जगह बैठ करके साधना कर लो। तुम्हारे अंदर ये शक्ति भी आ जाएगी। इस शक्ति ऐसी होगी, अब तुम उससे कुछ भी करवा सकते हो। मैं बड़ा दुविधा में था। मन में विचार यही कर रहा था कि इस चीज़ को मैं करूं या ना करूं। लेकिन भाभी का रवैया देख करके मुझे अब यही लगा कि पीछा छुड़ाने का यही एक उपाय है। इसमें मुझे भाभी को कहीं ओझा तांत्रिक के पास ले जाना नहीं पड़ेगा। अगर मैं भाभी को ओझा तांत्रिक के पास लेके जाऊंगा तो ये भेद खुल जाएगा। आखिर को लोग पूछने लगेंगे, खास करके मेरे पिताजी, वो जरूर जिक्र करेंगे ऐसा तूने भाभी के साथ में क्या देखा है। और तब मैं क्या बताऊंगा, भैया को क्या जवाब दूंगा। मैं यही सोच करके उस मंत्र को अब मैं ले लिया था। अब पूरा विधि विधान समझ लिया था। और इसके बाद मैं उस ट्रक ड्राइवर को बहुत बहुत धन्यवाद किया। और फिर हम अपने रास्ते पर निकल गए थे। उस रात तो मैं ये विधि विधान कर नहीं पाया था। हाँ, अगले रात से मैं उस विधि विधान को जैसा बताया था वैसा ही माला फाला सब कुछ लेकर के मैं उस विधि विधान को एकांत में ट्रक रोक करके शुरुआत कर दिया था। 1 रात, 2 रात, 3 रात, 7 रातों तक 1-1 घंटा, 1.5 घंटा मैं उस माला का लेकर के जाप करता था। और 7 रात अब हो चुकी थी। वैसे तो अब मेरा घर लौटने का वक्त हो चुका था। अब मैं अपना घर लौटना भी चाहता था। और इसके बाद वो 7वां रात थी। मैं एक एकांत जगह पर आधी रात के वक्त उस माला को लेकर के उस मंत्र का जाप कर रहा था। और अचानक में जिस जगह पर मैं जाप कर रहा था ना, वहां पर तेज हवा चलने लगी। और वो हवा अजीब सी थी। आसपास में पेड़ थे, उस पेड़ पर हवा का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। अगर वो हवा अगर चलती तो पेड़ पर भी महसूस होता, पेड़ की डाली भी हिलती, लेकिन हवा जैसे लग रहा था कि मेरे आसपास में चक्कर लगा रही है, मेरे आसपास घूम रही है। और तब मुझे डर का एहसास हुआ। और मैं लगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ, सीधी मंत्र का उपयोग कर रहा हूँ, कहीं मेरे साथ नुकसान ना हो जाए। लेकिन तब तक ये सब मेरे साथ में होता रहा। वो हवा तो शांत हो गई थी। और तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे सामने में कोई धुंधला सा परछाई नजर आ रही है। और वो परछाई किसी औरत का लग रही थी। उसके लंबे लंबे बाल मुझे साफ साफ हवा में झूलते हुए दिखाई दे रहे थे। और उसकी आंखें चमकती हुई नजर आ रही थी। ऐसा कुछ उस ट्रक ड्राइवर ने नहीं बताया था। अब मैं ये सब देखा ना तो मैं खौफ में आ चुका था। लेकिन ट्रक ड्राइवर ने बताया था कि अब जब तक तुम्हारा ये सब ना हो जाए ना, माला का जाप पूरा कंप्लीट ना हो जाए, और उस जगह से उठना भी मत। और वही मैं किया था। जब मेरा माला का जाप पूरा कंप्लीट हो गया, ये तब तक कि मेरे साथ में 2 घटना घट चुकी थी। एक तो तेज हवा का झोंका मेरे आसपास में मंडरा रहा था, घूम रहा था तेजी से। और दूसरा एक परछाई, एक औरत का, जो मेरे सामने में प्रकट हो चुकी थी। धुंधला धुंधला सा परछाई, हाँ देखने में औरत की जरूर लग रही थी। वो जो बाल थे उसके हवा में लंबे लंबे लहरा रहे थे। आज जैसे ही मेरा सब विधि विधान खत्म हुआ, वो सब कुछ मुझे अब दिखाई नहीं दे रहा था। ना तो वो औरत दिखाई दे रही थी, ना वो हवा मुझे तेज महसूस हो रहा था। मैं बहुत खौफ में आ चुका था। अब मुझे लगा कि अब मेरा काम तो खत्म हो चुका है, जैसा अधेड़ व्यक्ति ने बताया था ड्राइवर ने। अब मुझे अपना ट्रक पर लौटना चाहिए। अब वही किया मैं। अब मुझे अपने घर लौटना था। अब वही मैं अब चलता हुआ, और आखिरकार दोपहर में मैं अपने घर लौट चुका था। सबसे पहले मैं अपने पिताजी के पास गया। पिताजी की खांसी अब सही हो चुकी थी। अब चेहरे पर वो
खांसी के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी मेरे भाई मिले और कहने लगे कि छोटे, कैसा रहा तेरा टूर ये? मैं बताया भैया टूर तो ठीक ही रहा और पैसा भी अच्छा कमाया हूँ। मैं कोई पैसा अपने पास रखता नहीं था, सारा पैसा मैं भैया को दे देता था और वो वैसा भी मैंने किया था। तब तक मेरे भाभी मेरे पास में भैया के साथ में आ चुकी थी। मुस्कुरा के कहने लगी, देवर जी मेरे लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाए? इतना लंबा सफ़र करके आ रहे हो। तब मैं शर्मा सा गया था, मैं भाभी से नज़रें नहीं मिला रहा था। इसके बाद भैया भी अब कहने लगे कि हाँ छोटे, तुझे तो ये काम करना था ना, अब इतने दिनों के बाद आता, कम से कम भाभी के लिए कुछ स्वादिष्ट मिठाई ला देता। मैं मुस्कुरा कर रह गया था। खैर वो शाम तक ऐसी हमारी बातों का सिलसिला पिताजी के कमरे में चलता रहा और हम भविष्य के बारे में बातें कर रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमारे घर जो पुराना था, हम दोनों भाई मिलकर सोच रहे थे कि इस घर को तोड़वा करके अब नया घर बनवाया जाए। और घर काफ़ी पुराना हो चुका था। इस तरह भोजन करने के बाद मैं अपने कमरे में आ चुका था। अब भैया का ड्यूटी था कि सुबह अब ट्रक लेकर निकलना था। अब वो 3-4 दिन अब वो बाहर ही रहते। अब मेरा आराम करने का वक्त आ चुका था, लेकिन मैं बेहद डरा हुआ था। जैसे मैंने उस घर में देखा था भाभी की हरकतें, अब मुझे अभी भी डर लग रही थी। लेकिन अब मैं जैसा वो तांत्रिक ने बताया था, तांत्रिक तो नहीं कह सकते, वो एक तरह का ड्राइवर ही था, अधेड़ ड्राइवर। और वो भी विधि विधान कर चुका था और उसने बताया था कि अब तुम्हारी भाभी कभी भी तुम्हारे पास रात को नहीं आएगी, क्योंकि वो शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी। अगर तुम्हारी भाभी के शरीर में कोई आत्मा घुसी होगी ना, तो वो शक्ति उसको भगा देगी। खैर मुझे विश्वास तो नहीं था, लेकिन मैं अब आजमाना चाहता था। अब मैं रात को दरवाज़ा सिटकनी बंद भी नहीं किया था। खैर उस रात मेरे भैया भी उस घर में थे। अब मुझे किसी बात का खौफ भी नहीं था, भैया का रहते हुए मुझे डर भी नहीं लग रहा था। मैं अपने कमरे में अब वही कर रहा था, नावल को पढ़ रहा था और अचानक अब नींद आ चुकी थी। अब दोबारा नींद खुली ना, तो जैसे हवा का तेज तेज झोंका मेरे कमरे में चल रहा हो, साए साए की आवाज़ आ रही थी। इसी आवाज़ से मेरी आंखें खुल गई। जब मैंने आंखें खोला ना, तो मैं देख करके एकदम डर चुका था। मैं क्या देख रहा हूँ कि वही आत्मा जो मैं एकांत में देखा था, धूमिल सा शक्ल, अब कभी वो थोड़ा क्लियर नज़र आ जाती थी और कभी कभी धुंधली सी नज़र आती थी। वैसे ही उसके बाल खुले हवा में जैसे लहरा रहे थे, आज भी मेरे सामने में वैसी नज़र आ रही थी। आंखें उसकी चमक रही थी। मैं जब उसको देखा ना, तो खौफ में भर गया था। मैं डर करके पलंग से उतरना चाहा ना, तभी वहां पर माहौल जो था ना, बिल्कुल पहले की तरह हो चुका था। वो एकदम गायब हो चुकी थी। वो तेज तेज हवा का एहसास मुझे हो रहा था, साए साए की आवाज़ आ रही थी, सब कुछ गायब हो चुका था। मैं डर तो गया था खौफ में, लेकिन जब सब गायब हो गया ना, तब मुझे थोड़ा चैन पड़ा था। लेकिन मैं सोया नहीं था, मैं जागता ही रहा, पलंग पर लेटा रहा। मैं अपनी आंखें खुली रखा था। उस रात में इसके अलावा और कोई विशेष नहीं हुआ। सुबह के जब 4 बजे ना, तब मुझे नींद आई थी। जब मेरी आंख खुली ना, तो भैया मुझे आके जगा रहे थे कि छोटे उठ जा, मैं जा रहा हूँ। तब मैं अब उठा। भैया वास्तव में तैयार हो चुके थे। अब वो ट्रक लेकर के अब शहर की तरफ निकलने वाले थे। अब मुझे समझा रहे थे कि छोटे खेत में जरूर जाना, देख फसल अब तैयार होने वाली है, उसकी रक्षा भी करना तेरा काम है और बापू का भी ख्याल रखना। इसके बाद वो निकल चुके थे। भाभी तो मुझे दिन में समान ही दिखती थी। अब वही दिन में खाना पीना सब कुछ हो रहा था। अब जिस बात का मुझे रात में डर था ना, वो कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सामान्य से हुआ था। अब वो परछाई के अलावा, उस हवा के झोंके के अलावा मुझे कोई खास चीज़ अब नज़र नहीं आई थी।
खैर अब रात हुई। रात भोजन मैं कर लिया था बापू के साथ में और इसके बाद अपने कमरे में आ चुका था। अब मैं इसे टिकनी बिल्कुल नहीं लगाया कि चलो अब तो मेरे पास में ऐसी शक्ति है और वो शक्ति को मैं आजमाना भी चाहता था कि वास्तव में वो शक्ति मेरी मदद करेगी। वही नावल पढ़ता हुआ मैं सो चुका था। जैसे ही मुझे कोई स्पर्श का एहसास हुआ ना तो मैं आंखें खोल दिया। कमरे में अब लाइट जल रही थी। लाइट में जो मैंने देखा ना तो मैं दंग रह गया था। आज भी भाभी उसी रूप में थी, आंखें बड़ी बड़ी और चेहरे पर लालीपन लिए हुए, बाल खुले हुए। अब मेरे बिस्तर पर कब आकर के मुझे चिपक गई थी मुझे पता ही नहीं चला। आज जब मैंने आंखें खोली ना तो मैं कांप गया था वो सब देख करके। और अचानक मैं अब चीख पड़ा था, लेकिन मैं अपने आप को संभाल लिया कि कहीं चीख सुन करके मेरा पड़ोसी कोई जाग ना जाए, कल मुझसे सुबह में सवाल ना पूछना करे कि क्या हुआ था, तुम क्यों चीखे थे। अब घर बिल्कुल गांव का घर सटा होता था और वो चीख मेरी कहीं बापू ना सुन ले, तब वो सवाल करेंगे तब मैं क्या जवाब दूंगा। मैं अपने आप को संभाल तो लिया था, लेकिन भाभी मुझे छोड़ नहीं रही थी। बड़ी बड़ी आंखें से मुझे घूर रही थी और अचानक ऐसा लगा कि मेरे शरीर से कोई निकल रहा हो। मेरा शरीर अचानक भारी भारी होने लगा था, जैसे मेरे बदन में पोरों पोरों में दर्द होने शुरू हो गया था। अंगड़ाई पर अंगड़ाई में लेते जा रहा था। अब भाभी तो जैसे मुझसे चिपकी हुई थी। अचानक ऐसा लगा कि मेरे शरीर से कोई बाहर निकला हो। वो पल मैं भूल नहीं सकता हूँ। वास्तव में लगा कि वही परछाई जिसको मैं 2 बार देख चुका था, एक बार अपने घर में और एक बार जब मैं ये सब तांत्रिक क्रिया कर रहा था, तब वही परछाई मेरे अंदर से निकली थी। और वो भाभी का जैसे वो बाल को अपने हाथों में पकड़ लिया था। अब भाभी चीखना चाहती थी, लेकिन उस औरत ने, उसको तो मैं एक आत्मा ही बोल सकता हूँ, और उसने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया था। घसीट करके हवा में उठा लिया था मेरे बिस्तर के पास ही। मैं तो देख करके कांप रहा था और अचानक मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोशी की दुनिया में डूबता चला जा रहा हूं। मुझे कोई होश ही नहीं रहा। होश हुआ तो सुबह में बापू आकर के मुझे जगा रहे थे। अरे बेटा, कब तक सोता रहेगा? बेटा उठ जा, देख तेरी भाभी भी नहीं उठ रही है। जा देख उसके साथ में क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना उसकी? मैं जब ये सुना ना तो मैं रात की सब बातें मुझे याद आ चुकी थी। मैं डर चुका था, लेकिन बापू आके खड़े हुए थे और उनको चाय की भी तलब लगती थी। सुबह काली चाय पीते थे, अब नाश्ता भी चाहिए थी। और भाभी अभी तक कुछ भी नहीं कर पाई थी, अभी अपने कमरे का दरवाजा भी नहीं खोली थी। और वही बापू आके कह रहे थे कि बेटा जाके देख, भाभी कमरे में अभी सो के नहीं उठी, क्या बात है, कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब है। वास्तव में मैं डरा हुआ था। सुबह तो हो चुकी थी, लेकिन डर का आलम यह था कि मैं भाभी के कमरे में जाना भी नहीं चाहता था। लेकिन बापू बार बार कह रहे थे कि जाना छोटे, जाना, देख अपने भाभी को जगा तो सही, देख उसके साथ कोई बात तो नहीं हो गई। आखिरकार बापू आगे आगे कमरे से बाहर निकले, पीछे पीछे मैं, और बापू थोड़ा दूरी पर खड़ा हो गए आंगन में। मैं दरवाजे के पास अब जाके दरवाजा नो करने लगा। भाभी भाभी उठो, भाभी उठो, भाभी उठो। भाभी कोई जवाब नहीं दे रही थी, ना कोई आवाज मुझे सुनाई दे रहा था। तब बापू कहने लगे कि दरवाजा खोलना, दरवाजा खोल। मैं दरवाजे पर जब ऐसा प्रेशर किया ना तो दरवाजा खुल गया। तब मैं झांक कर देखा तो भाभी पलंग पर लेटी हुई थी। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि भाभी कमरे में जाऊं, लेकिन बापू कहने लगा, अरे छोटी जाना, भाभी को उठा, मुझे तो लग रहा है उसको बुखार आ चुका है, ऐसा ही लग रहा है, महसूस हो रहा है, जा तू देख तो सही। अरे तेरी भाभी है, तू शर्मा क्यों रहा है, डर क्यों रहा है? जब बापू इतना बोलने लगे ना तब मेरे को थोड़ा साहस आई थी, और तब मैं भाभी के पलंग के पास में गया। जब भाभी को नज़दीक जाकर के आवाज़ देने लगा
तभी भाभी उठ नहीं रही थी। तब मैं उनको सर पर हाथ रखा। तब मैं देखा कि वास्तव में उनको बुखार लगा हुआ था। अब शरीर तप रहा था भट्टी के समान। मैं अब भाभी भाभी आवाज लगने लगा। तब भाभी ने आंख खोला। बड़ी मुश्किल से उनकी आंख सुर्ख हुई पड़ी थी, लाल लाल दिखाई दे रही थी, बुखार की वजह से शायद। तब मैंने बापू को आवाज दिया कि बापू अंदर आओ, देखो भाभी की तबीयत खराब है। बापू भी अंदर आ चुके थे और बहू बहू क्या हुआ है पूछने लगे। आखिरकार मेरी भाभी थोड़ी हिम्मत दिखा करके अब उठ के बैठ गई। पल्लू अपना संभाल लिया। जैसे पर्दा करती थी मेरे पिता से, वैसे भी उन्होंने किया। कहने लगे कि बाबूजी तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही। बापू कहने लगे कोई बात नहीं है, हम जाके दवाई ले आते हैं ना डॉक्टर से, तुम आराम करो। इसके बाद मुझे कहने लगे छोटे जा डॉक्टर से बोल बहू को बुखार लगा है। हमारे गांव में एक डॉक्टर भी था। अब मैं दवाई तो नहीं डॉक्टर के ही लेके आ चुका था। डॉक्टर ने देखा, बोला घबराने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल वायरल फीवर है। दवा हम लिख देता हूँ, ये कुछ दवा भी देता हूँ, इसको खिलाओ, आप बिल्कुल आज शाम तक सही हो जाएगी। वैसे ही हुआ। शाम को मेरी भाभी बिल्कुल सही हो चुकी थी। मैं तो उस रात को घटना से हैरान था कि आखिर उस रात में हुआ क्या। मैं तो बेहोशी में चला गया था। मैं देख ही नहीं पाया था कि मेरे अंदर से कोई आत्मा जैसी निकली थी और भाभी का जुल्फे हवा में उठा रखी थी और उसके बाद भाभी को हवा में जैसे टांग लिया हो। मैं उसके बाद कुछ भी समझ नहीं पाया था, ना देख पाया था। क्या ये उसका असर था क्या? खैर वाकई में डॉक्टर ने जो दवा लिखा था, जो दवा दिया था, वो काम कर गई थी। शाम तक मेरी भाभी बिल्कुल भली चंगी हो गई थी, बुखार उतर चुका था और आखिरकार मैं ही अब भोजन बना रहा था। मैं भाभी को अपना भोजन दिया, बापू को भी खाना खिलाया। अब रात को भाभी बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी। अब मैं अपने भाभी से पूछा भी कि अब आप बताइए तबीयत ठीक है ना? तब भाभी मुस्कुरा करके हमेशा की तरह कहने लगी हाँ देवर जी अब ठीक है। तब मैंने बोला भाभी आप अपने कमरे में आराम कीजिए, अब कोई ज़रूरत हो ना तो मुझे आवाज़ दीजिएगा या मेरे बापू को आवाज़ दीजिएगा। रात बिल्कुल सकुशल बीत चुकी थी। सुबह भाभी मेरा फ्रेश मूड में उठी थी और चूल्हा चौकी करते हुए बापू को काली चाय दे करके अब फिर मुझे उठाने के लिए मेरे कमरे में आ गई थी। देवर जी उठो उठो। तब मैं भाभी का वो असली चेहरा देखा था, वही मुस्कुराता हुआ चेहरा जो मैं पहली बार देखा था। और मैं समझ चुका था कि भाभी के साथ में जरूर कोई हादसा हुआ होगा और वो प्रेत आत्मा भाभी के शरीर में समा गई होगी। अब फिर ये भाभी ने कुछ नहीं ऐसा किया था, जो कुछ किया था ना वो उस प्रेत आत्मा शक्ति ने किया था। नहीं तो भाभी ऐसे मेरे साथ में कभी कर नहीं सकती थी और उसके बाद ऐसा कुछ मेरे साथ में हुआ ही नहीं। इस बात को तो अब काफी साल हो चुके हैं। दोस्तों ये घटना लगता है ना जैसे कल ही मेरे साथ में घटी हो। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों इस तरह के आपके पास भी कोई अपना आप बीती हो, कोई घटना हो ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले रोज इसी चैनल पर इसी समय में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।